हेलो एवरीवन। नमस्कार आप सबका। एक बार फिर ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत, अभिनंदन। हमने वर्ण विचार जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसके ऊपर चर्चा की, उसके बारे में जाना, समझा और सीखा। उसके उपरांत जो मुख्य बात होती है कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन पर हम चर्चा करने वाले हैं आज। और मैं लेकर आया हूँ वर्ण विचार चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जिनके बारे में आप जानेंगे और समझेंगे कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनको किस प्रकार से सोल्व किया जाता है, किस प्रकार से उनके उत्तर दिए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? बहुत सरल इजी सवाल है। जैसे हमने पढ़ा कल कि मैंने आपको बताया था कि आपको 3 बातें याद रखनी है, 3 संख्या याद रखनी है। पहली संख्या मैंने कही थी आपको कि एक याद रखनी है 11 प्लस 33 प्लस 11 प्लस 33, और फिर मैंने कहा था कि एक संख्या और याद रखनी है आपको बराबर 44। ये 3 संख्या होगी, 1, 2 और 3। ये 3 संख्याएं मैंने आपको कल बताई थी कि 3 संख्याएं आपको याद रखनी है। देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, प्रश्न क्या पूछना चाहता है? प्रश्न पूछना चाहता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। प्रश्न को पहले 1-2 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, फिर उसके उत्तर को करना चाहिए। इधर ध्यान दीजिए, ये पूछ रहे हैं कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। आपको पता है कि 12 नहीं होती है, 13 नहीं होती है और 14 नहीं होती है। नहीं होती है ना। आपने 3 संख्याएं पढ़ी, 11, 33 और 44। केवल 3 संख्याएं ही आपको ध्यान में रखनी है। स्वर कितने होते हैं? 11। 33 ये क्या होते हैं? ये 33 होते हैं व्यंजन, और ये जो 44 है ये होते हैं कुल वर्ण। कुल वर्ण कितने होते हैं? 44। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। और स्वरों की संख्या कितनी है? 11। अब आपको कोई पूछ दे कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, और इसकी जगह आपको ऑप्शन जैसे कि 33 दे दिया, क्या दे दिया? 33 दे दिया, एक ने 44 दे दिया, एक में 36 दे दिया, एक में 28 दे दिया। आप वो पूछ रहे हैं कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 44। उसने पूछा कि कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो कुल वर्णों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 44। प्रश्न पूछने का तरीका क्या है और कैसे पूछना चाहता है और कैसे अपने को उत्तर करना है, ये समझना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? बिल्कुल सरल प्रश्न है। स्वर नहीं है। स्वर कितने होते हैं? अभी बात हुई 11 स्वर होते हैं, उनमें से ये एक नहीं है। देखिए, आपने देखा कि हिंदी भाषा का पहला जो स्वर है वो कौन सा है? अ है। बिल्कुल सही बात है। ये प्रश्न पूछ रहा है कि नहीं है, ये ध्यान में रखना है आपको विशेष तरीके से। क्या ध्यान में रखना है? ये पूछ रहा है नहीं है, अंडरलाइन कर देना, नहीं है, ठीक है ना। क्या? नहीं है, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? ऊ भी स्वर है, ए भी स्वर है, लेकिन यह स्वर नहीं है, ये स्वर नहीं है। अब प्रश्न कैसे करना है? जो है पूछ रहे हैं उसकी तो क्रॉस लगाते जाओ कि ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, और अगर नहीं पूछ रहा है तो राइट लगा दो, ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, और फिर आखिर में उत्तर निकल जाएगा। यह एक स्वर न होके क्या है? व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। इसका मतलब इसमें उत्तर कौन सा सही हो गया? उत्तर हो गया ये सही, बी उत्तर इसमें क्या हो गया? राइट हो गया। ये बिल्कुल आपको मैंने समझाने के लिए बताया था, उत्तर हो गया यह। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हो, जिनको बोलने में अन्य किसी भी प्रकार के स्वरों की, व्यंजनों की सहायता नहीं ली जाती हो, अन्य किसी प्रकार के वर्ण की सहायता न ली जाती हो। अक्षर का मतलब वर्ण भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वर्ण। क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण
क्या कहलाते हैं, अक्षर क्या कहलाते हैं। देखिए, क्रिया का तो अपन ने यहाँ तक कोई जिक्र ही नहीं किया ना, आगे करेंगे तो कर लेंगे, अभी तक कोई जिक्र नहीं किया। संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर क्षत्रिय ज्ञ होते हैं, वो भी नहीं है। और स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। व्यंजनों को तो स्वरों की सहायता से बोला जाता है, इसका मतलब व्यंजन भी नहीं है। व्यंजनों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है, इसका मतलब व्यंजन भी नहीं है। और आपके उत्तर हो जाएगा स्वर। क्या हो जाएगा? स्वर। जो स्वयं अपने आप में स्वतंत्र उच्चरित होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें बोलेंगे स्वर। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? स्वर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? कौन सा है, क्या पूछ रहा है? कौन सा है? व्यंजन कौन सा पूछा? स्पर्श व्यंजन पूछा। तीन मूल भेद होते थे व्यंजनों के, एक स्पर्श, दूसरा अंतस्थ और तीसरा ऊष्म। ये पूछ रहा है अंतस्थ, ये पूछ रहा है स्पर्श। आपको ध्यान में है कि उस स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। और जो वर्गीय व्यंजन 25, क च ट त प तक, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और त वर्ग 25 होते हैं। देखिए प्रश्न करना कैसे है, आपको पता है कि एक स्वर है, व्यंजन है ही नहीं, इसका मतलब गया। स ऊष्म व्यंजन है, ये भी गया। यह अंतस्थ व्यंजन है, ये भी गया। यह अंतस्थ व्यंजन है, ये भी गया। और उत्तर क्या हो जाएगा आपका? क। पहला ही स्पर्श व्यंजन क है। क ख ग घ और ञ। हर वर्ग का पांचवा व्यंजन, हर वर्ग के पांचों ही व्यंजन किस में आते हैं? स्पर्श व्यंजन में आते हैं। ये ध्यान में आपको रखना है। चलिए आगे चलते हैं। क का उच्चारण स्थान है, किसका पूछ रहा है? क का उच्चारण स्थान है, किसका पूछ रहा है? क का उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान है पूछ रहा है, न कि नहीं है। क का उच्चारण स्थान है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कंठ, सबसे पहला उच्चारण स्थान कंठ है। सबसे पहला व्यंजन कौन सा है? क है। क से कंठ याद रख लेना, क से क याद रख लेना। क का उच्चारण में स्थान हमेशा क्या होता है? कंठ होता है। तालु नहीं होता है दूसरे नंबर पर, न मूर्धा होता है और न दंत होता है। क का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। सबसे पहले कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत और फिर औष्ठ, क्रमशः ऐसे चले जाते हैं। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि क का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। अगला सवाल, वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है, वह वर्ण जिसका उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है। पहले कंठ, अब तालु। कंठ इसका मतलब क तो गया, सीधा डिलीट नहीं होगा। फिर आपको पता है कि वह का कोई उच्चारण स्थान निर्धारित नहीं, उन पांचों में से तो गया वह। आपको पता है कि प का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, इसका मतलब प भी गया। लेकिन उत्तर आपका हो गया च। कैसे हो गया? इस प्रकार से हो गया कि क पहला वर्ग है तो कंठ, फिर तालु, क के बाद जस्ट च आता है ना, जस्ट च, तो क्या हो गया उत्तर? च। दूसरे नंबर पे सीक्वेंस से चल रहे हैं हम। अगर आपने वीडियो देखे हैं तो जरूर आप इन प्रश्नोत्तरों को आसानी से सोल्व करोगे, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। इसलिए एक बार अध्ययन करने के बाद इन प्रश्नोत्तरों को सरल करना, आराम से हो जाएंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। मूर्धन्य व्यंजन है, मूर्धन्य व्यंजन है। कंठ तालु मूर्धा कंटिन्यू चल रहे हैं, कंठ तालु मूर्धा, मूर्धन्य व्यंजन। फिर ये बोल रहा है जिसमें इसने ऑप्शंस दिए हैं, देखो सबसे पहले च तो तालव्य होता है, गया यहाँ से, इसका मतलब डिलीट। च छ ज ज ये पूरा डिलीट हो नहीं सकता। त थ द ध, त हमेशा दंत्य उच्चारित किया जाता है, त दंत्य उच्चारित होता है, इसका मतलब ये मूर्धन्य नहीं है। ट ठ ड ढ बिल्कुल। ऋतु रसाणा मूर्धा, री, ट और र, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। इसलिए और प फ ब भ ये सब क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे ओष्ठ, इसका मतलब ये उत्तर नहीं है। और अपना उत्तर हो गया ट ठ ड और ठ। ये सब उच्चारित कहाँ से होते हैं? मूर्धन्य व्यंजन है, इसलिए मूर्धा से उच्चारित होते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, ए का उच्चारण स्थान है, ए का उच्चारण स्थान है।
ये मैंने अंतिम में बताया था आपको कि एक से अधिक उच्चारण स्थान भी स्वरों के होते हैं जो दो उच्चारण स्थानों को मिलाकर एक स्वर को उच्चारित करते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि चार ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण स्थान एक न होकर दोनों को मिलाने पर, दो उच्चारण स्थानों को मिलाने पर उनका उत्तर आता है। तो वो मैंने आपको बताए थे। एक मैंने आपको बताया था ए, एक आई बताया था, एक ओ बताया था और एक औ बताया था। ये आपको मैंने बताए थे चार ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण स्थान एक न होकर दो उच्चारण स्थान है। क्यों है? यहाँ पर आपको ऐ पूछ रहा है, इसका उच्चारण स्थान इसने पूछा। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि एक सिंगल दंती नहीं हो सकता, न तालव्य हो सकता है, न मूर्धा हो सकता है। क्योंकि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि एक उच्चारण स्थान नहीं है, दो उच्चारण स्थान होंगे। इसका मतलब ये सिंगल है, ये भी सिंगल है, यहाँ पर डबल है। कंठ और तालु दोनों मिलकर ए को उच्चारित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि कंठ से और तालु से, दोनों से ही, क्योंकि अ का उच्चारण स्थान और ई का उच्चारण स्थान, अ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का तालु है, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं ए को, ये दोनों मिलकर ए को बनाते हैं। इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? तालव्य, कंठ तालव्य माना जाता है। क्या माना जाता है? कंठ तालव्य। इसका उत्तर हो जाएगा सही। तो आपको ये समझना है कि किस प्रकार से प्रश्नों को सरल किया जाता है, प्रश्नों के उत्तर किए जाते हैं, और कैसे ऑप्शन काट के और फिर आखिर में एक ऑप्शन को बचाया जाता है जो सही उत्तर के रूप में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? प्रश्न को सबसे पहले बढ़िया तरीके से पढ़ना जरूरी है। कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? ये पूछ रहा है कि कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है। क्या पूछ रहा है? नहीं है। नहीं को विशेष ध्यान में रखना। ऊष्म पूछ रहा है। ऊष्म ऐसे व्यंजन जिनको उच्चारित करते समय मुख से गर्म वायु निकलती हो, उन्हें क्या कहेंगे? ऊष्म व्यंजन कहेंगे। गर्म वायु निकलती है। नहीं पूछा, इसका मतलब 3 पे राइट लगेगा, 1 पे क्रॉस लगेगा। स बिल्कुल ऊष्म है, ऊष्म है बिल्कुल। स ये भी ऊष्म है। स और ह 4 ऊष्म व्यंजन है। कितने? कुल ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। कितनी है? 4। मैंने आपको 3 संख्याएं दी थी ना? दी थी 25, 4, 4, 33 होते हैं। कुल व्यंजनों के मूल उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 3 होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। चलिए, इसका मतलब उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा 6। ये जो है ये तालव्य उच्चरित होता है, न कि ऊष्म व्यंजन है। इसको स्पर्श व्यंजन माना जाता है। क्या माना जाता है? ये एक स्पर्श व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है। इसलिए स उस स्पर्श व्यंजन है। स संकर वाला सबसे पहले, फिर स षटकोण और फिर स सड़क। मैंने कहा था सबसे लास्ट में ये दंत्य उच्चरित होगा, ये मूर्धन्य उच्चरित होगा और ये तालव्य उच्चरित होगा। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। चलिए, बढ़िया तरीके से आपको प्रश्नोत्तर समझ में आ रहे होंगे, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। ठीक है। संयुक्त व्यंजन ज्ञ बनता है। मैंने बताया आपको कि इस ज्ञ की प्रकृति क्या है। ये ज्ञ किससे बनता है? ज्ञ किससे बनता है? देखिए, ग न तो ये हो जाएगा गलत। ग न से तो ये गन बनेगा। क्या बनेगा? गन बन जाएगा, गलत। ग य से भी ये भी गलत, ये गय बनेगा। क्या बनेगा? गय बन जाएगा। और ग य से ये भी क्या बनेगा? इस प्रकार से इसको लिखते हैं तो ये भी ऐसे गलत हो जाएगा। लेकिन इसको जब हलंत करेंगे, ये सब हलंत है। क्या है? हलंत। ये ज हलंत है और ये भी यह हलंत है। इन दोनों को मिलाते हैं तो ज्ञ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ज्ञ का निर्माण होता है। इसका मतलब ये भी उत्तर गलत, ये भी गलत, और उत्तर क्या हो जाएगा अपना? उत्तर हो जाएगा बी सही। ज और य मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ज्ञ का निर्माण करते हैं। हमने पढ़े थे कि संयुक्त अक्षर कितने होते हैं? 4 होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र, सरवन वाला।
उनमें से इसने पूछा है कि ज्ञ किससे बनता है, ज और य से क्या बनता है, ज्ञ बनता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है। क्या पूछ रहा है कि किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण कंठ के अंत से किया जाता हो वे क्या कहलाते हैं, अंतस्थ कहलाते हैं। है पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। आपको पता है कि क और ख तो अंतस्थ है ही नहीं, ये तो स्पर्शी है। ये क्या है, ये स्पर्शी है, स्पर्श व्यंजन है। आपको पता है कि प फ भी नहीं है, ये स्पर्शी भी है और ओष्ठ भी है, इसलिए ये भी नहीं है। वह ध भी नहीं है, वह दंतोष्ठ होता है और ध को स्पर्शी मान सकते हैं आप, क्या मान सकते हैं, स्पर्शी। लेकिन य व र ल या य र ल व जो भी बोलो, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ये सही उत्तर भी आपका सही हो जाएगा। य और व का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है, अंतस्थ माना जाता है। ध्यान ये रखना है, सवाल किसी भी प्रकार का आ सकता है, लेकिन ये पृष्ठभूमि में यहाँ पर बता रहा हूँ कि इस प्रकृति के सवाल, इस तरह के सवाल आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसको बढ़िया तरीके से देखना और प्रश्न को सोल्व करने का तरीका जैसे मैं कर रहा हूँ उसी प्रकार से करना सीख गए तो आपका प्रश्न परीक्षा में गलत नहीं होगा, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। व का उच्चारण स्थान है, किसका पूछ रहा है, व का उच्चारण स्थान। जस्ट मैंने अभी बताया है इससे पहले आपको, अगर आपने ध्यान दिया है तो आप उसको जरूर पकड़ लोगे, उत्तर को जरूर आप पकड़ लोगे। लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया है तो आप उसको नहीं देख पाओगे। अब वीडियो को वापस बैक मत करके देखना, नहीं तो नकल हो जाएगी। अब ध्यान दो इधर, देखिए व का उच्चारण स्थान। आपने सुना कहीं पर कंठ का कोई जिक्र नहीं होता है, इसका मतलब ये गया व का उच्चारण स्थान नहीं होता है। देखिए यूं कहे तो एकमात्र ऐसा व्यंजन, एकमात्र ऐसा व्यंजन जिसके दो उच्चारण स्थान हैं, जिसके दो उच्चारण स्थान हैं। यूं तो और भी होते हैं, लेकिन मूल रूप से जब देखें ना तब केवल और केवल व के ही माने जाते हैं दो उच्चारण स्थान। कितने, दो उच्चारण स्थान, दो उच्चारण स्थान किसके, व के माने जाते हैं। जब व बोलते हैं व तो उसके दो उच्चारण स्थान होते हैं। इसका मतलब ये अकेला तालव्य है, ये अकेला मूर्धा है, ये तीनों गए ऑप्शन। और अंतिम ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दंतोष्ठ। क्यों होगा, क्योंकि व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों से है। ओष्ठ का भी प्रयोग करते हैं, वह बोलते हैं तब, और दांतों का भी प्रयोग इसमें जिह्वा स्पर्श करती हैं। दंतोष्ठ व बोल के देखो, बिल्कुल आपको दंतोष्ठ नजर आएगा। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। इनमें से संयुक्त व्यंजन, इनमें से संयुक्त व्यंजन नहीं है। क्या नहीं है, संयुक्त व्यंजन नहीं है। जहां पर नहीं लिखा हो उसके ऊपर गोला कर देना या अंडरलाइन कर देना, अन्यथा सवाल गलत होने की भी संभावना रहती है। संयुक्त व्यंजन नहीं है। क्ष त्र ज्ञ और स्र, मैंने अभी बोला था क्ष त्र ज्ञ और स्र ये है, इसका मतलब ये भी है त्र, इसका मतलब ये भी है, लेकिन फ नहीं है। फ ओष्ठ है, क्या है, फ ओष्ठ है, आपको याद होगा। ओष्ठ के साथ ये स्पर्शी भी है, क्या है, स्पर्शी व्यंजन है और ओष्ठ है, इसका मतलब फ नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है जरूर। क्ष किससे बना है, इस क से और इस स से, इन दोनों को मिलाकर क्या बना, क्ष बना। त और र से मिलकर क्या बना, त्र बना। और ज और किसको मिलाकर, य को मिलाकर क्या बना, ज्ञ बना। और स्र, स संकर वाले से और र से मिलाकर क्या बना, स्र। चार होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, चार होते हैं, जिसमें आप देखोगे क्ष त्र ज्ञ और क्षर, ये चार होते हैं। और ये क्ष बनता है, स्र बनता है स और र से। इन सभी में अ का समावेश अपन कर सकते हैं, अ का समावेश भी इसमें बड़ी आसानी से कर सकते हैं पूरा करने के लिए, अन्यथा इसको हलंत दर्शा के भी अपन इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको ये बढ़िया तरीके से समझ में आ रहे होंगे प्रश्नोत्तर। फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है।
किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है? क्या क्या पूछ रहा है? कंठ और तालव्य। मैंने आपको बताया था कि कंठ और तालव्य उच्चारण स्थान, ऐसे 4 स्वर हैं जिनका उच्चारण स्थान एक से अधिक है, 2 से उच्चरित होते हैं वो, उनमें से 2 तो कंठोष्ठ हैं और 2 है कंठ तालु। ये पूछ रहा है कंठ तालु, कंठ तालु ही पूछ रहा है। इसका मतलब ये छोटा ऊ, ये तो लफड़ा यहाँ खत्म हो ही गया, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान तो केवल ओष्ठ है, अ भी नहीं है, अ का उच्चारण स्थान कंठ है, इसका मतलब ये भी गया। अब 2 स्थितियां आपके सामने रहती है। ओ जब बनाते हैं तो अ और ऊ को मिलाकर ओ बनता है, अ और ऊ को मिलाकर क्या बनता है? ओ बनता है। और अ का जो उच्चारण स्थान है वो क्या माना जाता है? वो माना जाता है कंठ, और ऊ का उच्चारण स्थान माना जाता है ओष्ठ। क्या माना जाता है? ओष्ठ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कंठोष्ठ। क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। ये जब कंठोष्ठ होगा तो ये पूछ रहा है कंठ तालु, इसका मतलब ये भी नहीं है। उत्तर क्या हो जाएगा? ए। मैं ये नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे प्रश्न भी आ रहा है और वहां पर इसका जिक्र करेंगे कि ए का निर्माण किससे होता है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। वो इसमें किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य? उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और इसका एक और साथी है जो कौन सा है? आई भी है। इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? कंठ तालव्य। 2 उच्चारण स्थान इनके माने जाते हैं। अगला सवाल, निम्न में से ट वर्ग में नहीं है, विशेष ध्यान रखना, ट वर्ग में से नहीं है, गोला कर दिया, अंडरलाइन कर दी, ट वर्ग में नहीं है। अब वर्ग का मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? इधर ध्यान दीजिए। वर्ग का मतलब होता है उसी समुदाय के जो 5 वर्गीय व्यंजन है वो उनका पूरा का पूरा वर्ग कहलाता है। जिसमें इसने पूछा है कि ट वर्ग, तो अपने को लिख देना है ट, ठ, ड, ढ और ण। ट, ठ, ड, ढ और ण, ये 5 जो है ये पूरे के पूरे एक वर्ग के रूप में कहलाते हैं और इनको वर्ग कहा जाता है। जैसे क वर्ग का बोला तो क वर्ग में क, ख, ग, घ और ञ, ये 4 आ जाएंगे। च वर्ग बोला तो च, छ, ज, झ और ञ, ये आ जाएंगे। इसी प्रकार इसने पूछा है कि ट वर्ग में कौन शामिल नहीं है, कौन नहीं है? तो ट है, ठ है, ड है, ढ है, ण है। ट है, इसका मतलब सही है, ठ भी है और ण भी है, लेकिन य नहीं है। य का वर्ग कौन सा है? य का है च वर्ग। कौन सा वर्ग है? य का च वर्ग है। इसका मतलब उत्तर आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी उत्तर सही हो जाएगा, य, क्योंकि इसका जो वर्गीय व्यंजन कौन सा होगा? च होगा, इसलिए ये उत्तर आपका माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ऊष्म ध्वनि है, कौन सी ध्वनि पूछ रहा है? ऊष्म और है, ऊष्म ध्वनि है। आपको पता है कि त की ऊष्म ध्वनि नहीं है, ये स्पर्शी है, र भी नहीं है, फ ओष्ठ है, फ ओष्ठ है, र का उच्चारण स्थान मूर्धा है और स, ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। स, 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 ह, 4 ऊष्म ध्वनियाँ। कितनी है ऊष्म ध्वनियाँ? कुल 4। कौन कौन सी है? स, स, स और ह, ये जो 4 ये ध्वनियाँ ऊष्म मानी जाती हैं। इनका उच्चारण स्थान ऊष्म होता है। इनको उच्चारित करते समय मुख से गर्म वायु निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म ध्वनियाँ कहा जाता है। और इसमें कौन सी है पूछ रहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा आपके स। अगला सवाल, वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? संयुक्त स्वर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? संयुक्त स्वर पूछ रहा है। आपको पता है कि अ, ई, उ ये है मूल स्वर। ये क्या है? ये मूल स्वर हैं। इसका मतलब ये उत्तर नहीं होगा क्योंकि ये मूल स्वर हैं। आ, ई और उ ये भी नहीं है। ये आपके क्या माने जाएंगे? ये माने जाएंगे दीर्घ स्वर। क्या है? दीर्घ स्वर। इसका मतलब ये भी नहीं है। ये पूछ रहा है कि वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं। क्या पूछ रहा है? संयुक्त स्वर। अब आपको पता है कि ये जो आ है ये एक संयुक्त स्वर नहीं है, ये क्या है? दीर्घ स्वर है। कैसा स्वर है? दीर्घ स्वर है। ठीक है ना? और ये दोनों तो संयुक्त मान सकते हैं, इन दोनों को संयुक्त अपन मान सकते हैं, लेकिन आ इसमें नहीं है। इसके कारण ये भी उत्तर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। और आखिर में ऑप्शन बचता है सी, जिसमें ए,
ए और ओ। बिल्कुल विद्यार्थियों, उत्तर आपका होगा सी। क्यों होगा? होने का कारण अ और ई मिलकर क्या बनाते हैं? ए आई बनाते हैं। और कहीं कहीं ऐसा भी जिक्र आता है, वो मैं बताऊंगा अगले प्रश्न में। और ओ भी क्या है? एक संयुक्त स्वर है। किसको? अ और ऊ को मिलाकर क्या बनता है? ओ बनता है। संयुक्त स्वर का मतलब हुआ दो स्वरों के मेल से बनने वाला स्वर। दो स्वरों के मेल से बनने वाला स्वर। ये संयुक्त, मैंने आपको बताया था कि 4 संयुक्त, 4 मूल और 3 दीर्घ स्वर होते हैं, तो 11 टोटल हो जाती है संख्या। आपका उत्तर हो जाएगा सी सही। कौन सा हो जाएगा? सी उत्तर आपके क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ए किन दो स्वरों से मिलकर बना है? किसका पूछ रहा है? ए का। ए किन दो स्वरों से मिलकर बना है? दो स्वरों का जोड़ लेके एक स्वर बना है, इसका मतलब वो संयुक्त स्वर है। क्या है? संयुक्त स्वर है। ए संयुक्त स्वर भी है। और किन के जोड़ से बना है? अ और ओ से कोई बनता नहीं है। आपने पढ़ा है, जिक्र किया है, लेकिन कहीं पर भी आपको ये मिलेगा नहीं। अ और ए से भी नहीं बनते हैं। अ और ऊ से क्या बनता है? ओ बन जाता है। क्या बनता है? ओ। लेकिन ये पूछ रहा है ए। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका हो जाएगा ए सही। ए का उत्तर 1 नंबर ए सही हो जाएगा। देखो अ और ए है ना, इसको व्याकरणिक भाषा में ऐसा भी कहा जा सकता है कि इसका उच्चारण स्थान जब ये मिलेंगे तो क्या बनेगा? ए बनेगा। कई कभार इसका जिक्र ऐसे भी आता है, ये भी माना जाता है और ये भी माना जाता है। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है कि अ और ए को मिलने से आई बनता है, जिसको अपन अपनी भाषा में बड़ा ए भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ा ए या बड़ा ऊ, छोटा ऊ, इसे बोलते हैं ना, वैसे। और ये दोनों ही सही माने जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों के उत्तर करने हैं और आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में भी आया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद, अपेक्षाएं हैं आपसे। और चलते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, बहुत ही बढ़िया आनंद आएगा। क्लासें अपनी बहुत ही विधिवत रूप से चलेगी और हम सब बहुत बढ़िया तरीके से सीखेंगे, बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। चलिए, आप सबने सुना, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।